विजय जी, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, उसके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हमारे राजनेता हिंदू, हिंदुत्ववादी, जन्ना, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, गुर्जर, इन सब मुद्दों को उठाते हैं, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या कहीं ना कहीं वो बेचारा ये सोचता रह जाता है कि कोई महंगाई की बात करे, कोई बेरोजगारी की बात करे, कोई महिला सुरक्षा की बात करे, या हमारा जीवन स्तर सुधरे, ऐसी कोई बात करे? क्या होता है विजय जी? बिल्कुल ठीक आपने बात की है सही साहब, लेकिन दुख तो इसी बात का है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कोविड का जिस तरह का मिसमैनेजमेंट पूरे देश भर में रहा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी रहा, उस सब पर चर्चा नहीं होती और आम आदमी की वो वॉइस नहीं बन पाता। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है, हमारी जो नुमाइंदगी है, वो उन इश्यूज को उठाए। मुश्किल क्या होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा सेट कर दिया और एजेंडा के साथ नहीं हो, जो गौरव जी भले ही कुछ भी बोले, लेकिन वो एक हिंदुत्ववादी एजेंडा या उस पर बात करते हैं। मुझे हैरानी इससे भी उलट होती है कि हिंदुत्ववादी एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी तय करती है, लेकिन जिनको वो हिंदू लीडर मानती है, वो अपने इलेक्शन में सावरकर की बात उस तरह से नहीं करती जैसे जिन्ना की बात करती है। वो अपने संघ के जो बड़े नेता हैं उनकी बात नहीं करती, वो पटेल के साथ जा रही है। तो हिंदू यदि पूरी डिबेट हिंदू नैरेटिव पर करनी है तो हिंदुत्व के लीडर जो उनके साथ हैं उन पर करें, लेकिन मुश्किल है कि उस एजेंडा पर चलना मुश्किल होता है। उनको चुनावों में लगता है कि ये आसान काम नहीं है इस मुद्दों पर चुनाव जीतना, इसलिए वो इसको चलते हैं। और जनता जो है वो वोट देकर तो कर सकते थे, हो सकता है कि जब चुनाव के नतीजे आए तो आपको जनता की वॉइस सुनाई दे, क्योंकि जनता की वॉइस वोट में है, वो प्रोग्राम में नहीं आती है। वो सही अंसारी साहब के प्रोग्राम में नहीं बोल पाती, लेकिन वो जब वोट देती है तो हो सकता है कि वो वॉइस आपको सुनाई दे। और इसलिए कई बार होता है कि नतीजे वो बदल जाते हैं जिन हम सेफोलॉजी जो विद्वान लोग हमारे चर्चा करते हैं उससे कुछ अलग आते हैं, क्योंकि यदि आप उसको बोलने नहीं देंगे तो उसको जब मौका मिलता है उसकी वॉइस जो है वो वोट में है, वो ईवीएम में छुपी हुई है। इसलिए आप ये मत मानिए कि आपने जो इशू बना दिया है, यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर ने जो इशू बना दिया है वही इशू होगा। जनता बहुत सारी चीजें देखती है, बहुत सारी चीजें समझती है। अब उसको ये नहीं पता कौन सा बच्चा है जो कहेगा कि राजा नंगा है, वो राजा को देख तो रहा है। ठीक है विजय जी। आलोक जी, आलोक जी, जो हमें लगता है थोड़ा सा कि हमारे देश में 3 तरह के हम लोग हैं। एक वो लोग जो गरीब हैं, रोज कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं। एक वो मध्यम वर्ग के लोग, हमारे जैसे, आप जैसे लोग, या एक जो है थोड़ा सा एलीट ऊपर, जिनके पास धन दौलत है, उन्होंने अपने बच्चों के और अपने भविष्य का इंतजाम कर रखा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता गरीबी रहे, महंगाई हो, तेल महंगा हो, पेट्रोल महंगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों रुपए की गाड़ियों में और करोड़ों रुपए के घरों में, बंगलों में वो लोग रहते हैं। इन 3 कैटेगरीज में, इन 3 श्रेणियों में किसको मतलब होता है हिंदू मुसलमान से और किसको मतलब होता है रोजमर्रा रोटी कपड़ा और मकान के मुद्दों से, आलोक जी? और किसका जो वोट है वो राजनीतिक दलों को प्रभावित करता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को जो वोट प्रभावित करता है वो तो सबसे नीचे के तबके को, जिसको आप कह रहे हैं कि जो रोजमर्रा अपनी रोजी रोटी की चिंता में परेशान है, जिस पर महंगाई का सबसे ज्यादा असर होना चाहिए था उसका। और दूसरा वर्ग जो आपने हमारे जैसे लोगों का कहा, यानी मध्य वर्ग का। हमारे लोगों में भी मध्य वर्ग भी अब एक कोई मोनोलिथ नहीं है, जैसे मुसलमान अब मोनोलिथ नहीं है या हिंदू मोनोलिथ नहीं है। मध्य वर्ग के भी 20 स्लाइस हो सकते हैं। मध्य वर्ग के अंदर अपना उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, मध्य वर्ग में बहुत सारे लोग गरीब हो गए हैं। तो वो हिस्सा है जो वोट देने जाता है, उसका असर पड़ता है। वो हिस्सा है जो निकल के बात करता है, वो हिस्सा है जो चौराहे पर या चौपाल में बैठ के चर्चा करता है। और ये आप क्योंकि आपकी टीमें ग्राउंड में घूम रही हैं, उनसे पता करिए, तो वो आपको बताएंगे कि हो सकता है कैमरे के सामने लोग कुछ और कहते हों। जब वो कैमरा बंद करने के बाद चाय पीने बैठते हैं, उस वक्त जो आपके क्रू के लोग सुनते हैं, उनसे पूछिए वो लोग क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि कैमरा देखते ही हमारे यहाँ इंसान की फितरत है कि वो आवाज बदल जाती है। उसे लगता है ये बात रिकॉर्ड हो गई और कहीं पहुंच गई तो मेरे खिलाफ कुछ एक्शन ना हो जाए। इसलिए ये महंगाई की और बेरोजगारी की चर्चा हो रही है, ऐसा नहीं कि वो चर्चा हो नहीं रही है। और अगर जनता में इसकी चर्चा होगी तो राजनीतिक दल इससे बहुत दूर, बहुत अछूते रह नहीं सकते हैं, उनको भी मजबूरन उस पर आना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी महंगाई रैली की, ये इस बात का सबूत है।
वरना कांग्रेस पार्टी राष्ट्र निर्माण के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, किसी भी नाम पर रैली कर सकती थी। आज की तारीख में तो माफ कीजिएगा, जनरल बिपिन रावत साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय एकता रैली भी कर सकती थी कांग्रेस, कौन रोकने वाला था। लेकिन उन्होंने रैली का नाम महंगाई हटाओ रैली रखा। यह दिखाता है कि महंगाई लोगों को परेशान कर रही है और पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली उसको एड्रेस करके अपना नंबर स्कोर करना चाहती है। ठीक है, रागिनी जी, क्या आपको लगता है कि ये राजस्थान जयपुर की जो रैली है, इसके बहाने आपके वरिष्ठ नेताओं ने, आपके आलाकमान ने उत्तर प्रदेश के चुनाव पर निशाना साधा है और वहां की जनता को प्रभावित करने का प्रयास किया है? लेकिन क्या जिन्ना हिंदुत्ववादी कहीं आपके महंगाई और मूलभूत आम व्यक्ति की सुविधाओं के मुद्दों पर भारी न पड़ जाए और आपको नुकसान न हो जाए? रागिनी जी, अंसारी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री और भाजपा के मुख्यमंत्री धर्म को प्रोपेगेंडा बनाएंगे तो हम कांग्रेस पार्टी पलटवार जरूर करेगी और धर्म की परिभाषा, जो कि सही परिभाषा है, जनता को बताने की पूरी कोशिश करेगी। मैं एक बात आपके चैनल पर और कहना चाहती हूं कि आज ये महंगाई हटाओ महारैली से पहले एक महीने तक देश के कोने कोने में महंगाई पर जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया, जो कि एक मास कांटेक्ट प्रोग्राम था, जिसमें कि हम घर घर जाकर हमने महंगाई पर क्वेश्चनर लोगों से भरवाए हैं। और ये मैं समझती हूँ कि ये बात महसूस करने में कि जनता महंगाई से त्रस्त है, कोई अर्थशास्त्री बनने की जरूरत नहीं है और ना ही 56 इंच के सीने की जरूरत है। जरूरत है एक संवेदना और मानवीय मूल्य से धड़कते हुए दिल की, जो ना मोदी जी के पास है और ना मोदी जी की सरकार के पास है। अब अपने विरोधी के जो कि अस्वस्थ हों, उनके ऊपर निम्न स्तरीय टिप्पणी करने से बेहतर है कि भाजपा के प्रवक्ता ये बताते कि मोदी जी को साल भर की यातनाएं देने के बाद किसानों की याद क्यों आई, साल भर तक चुप क्यों बैठे रहे। वो ये बताते कि जैसी घोषणा की थी मोदी जी ने कि 18 दिन में महाभारत के युद्ध के समान कोरोना का युद्ध भी जीत लेंगे, वो क्यों नहीं कर पाए। वो क्यों काशी को क्योटो नहीं बना पाए, क्यों बुलेट ट्रेन नहीं चला पाए, क्यों 2 करोड़ नौकरी सालाना नहीं दे पाए और 15 लाख। हाँ, आज 10 मिनट के लिए जब चौकीदार का अकाउंट स्वयं हैक हो गया था, तब जरूर लग रहा था कि शायद 15 लाख आ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और जहां तक आप उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, तो चुनाव से पहले फीता काटना, चुनाव से पहले किसानों के 3 काले कानून वापस ले लेना ना विकास का परिचायक है और ना दरियादिली का, ये मौका परस्ती का परिचायक है। और जनता इस बात को बखूबी समझती है अंसारी जी। इसीलिए मुझे कहना पड़ेगा कि महंगाई हमारा नैरेटिव है, जनता के मुद्दे, बेरोजगारी हमारा नैरेटिव है, किसानों का सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा हमारा नैरेटिव है, हमारे लिए जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ धार्मिक उन्माद हम देश में नहीं फैलने देंगे, धर्म के साथ राजनीति का घालमेल नहीं होने देंगे, हिंदू और हिंदुत्व का फर्क हम जनता को समझाते रहेंगे। मैं फिर से कहती हूँ, गांधी देश के सबसे बड़े सबसे सच्चे हिंदू थे और गोडसे सबसे बड़ा, सबसे संकीर्ण सोच वाला पहला देश का आतंकवादी हिंदुत्ववादी था। और उस हिंदुत्व की सोच को, उस टुकड़े टुकड़े गैंग करने की सोच को आज भाजपा और आरएसएस फैलाने का काम कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। ये तोड़ो और राज करो की नीति जो थी वो अंग्रेजों की थी, आज संघ गिरोह की है। कांग्रेस पार्टी और इस देश की जनता लड़ाई लड़ती रहेगी।